यूनियन बजट, इंडियन यूनियन बजट, इंडियन यूनियन बजट थर्ड चैप्टर है हमारा। ध्यान से समझेंगे सब लोग। आ रही बात समझ में? बजट मतलब क्या होता है? व्हाट इज बजट? बजट क्या होता है? बजट हमारा क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो ज्यादा सही नहीं रहेगा, पूरे साल का होता है तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो ज्यादा सही नहीं रहेगा। क्यों भूमि? या केवल स्टेटमेंट का तो ज्यादा सही रहेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सही रहेगा या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो ज्यादा सही लगता है ना। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है हमने। ध्यान से समझते जाओगे ये बात तो तुम्हें यूनियन बजट ऐसे समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट इज रिसीव्ड एंड सेकंड पार्ट इज एक्सपेंडिचर। फर्स्ट पार्ट इज रिसीव्ड एंड सेकंड पार्ट इज एक्सपेंडिचर। रिसीव्ड मतलब आना, हमारे पास जो पैसे आते हैं आना, और जो हमारे पास से जाते हैं, सॉरी हिंदी की राइटिंग तो जाना, जो पैसे हमारे पास से जाते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। एज सिंपल एज दिस। यस मैम। जो पैसा आ रहा है दैट इज रिसीव्ड और जो पैसा जा रहा है दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। अब हमने दोनों को दो दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक्सपेंडिचर को भी और रिसीव्स को भी। रिसीव्स के कौन से दो पार्ट है? रिसीप्ट्स के कौन से दो पार्ट है? रेवेन्यू रिसीप्ट्स, वेरी गुड, कैपिटल रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड कैपिटल रिसीप्ट्स, कैपिटल रिसीप्ट्स। ऐसे एक्सपेंडिचर के भी दो पार्ट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इतनी बात समझ में आती है? पक्का इतनी बात समझ में आती है? बनाना चाहते हो जल्दी से बनाओ। इतनी बात तो समझ में आती है? इसे रब कर दें हम? चलो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सपेंडिचर। क्या डिस्कस कर रहे हैं हम? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक्सपेंडिचर को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, अभी पढ़ा था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हम जो भी ये पढ़ रहे हैं, मेन बात ये है कि हम ये पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमारा पर्सनल नहीं है, क्योंकि बजट हम पर्सनल तो बना नहीं रहे अपना, तो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं? गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं? नॉर्मल अगर मैं बात करूं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो बार बार होते हैं, कंटिन्यूसली होते हैं, रिकरिंग नेचर के होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ बार बार होते हैं, कह सकते हैं बार बार होते हैं, या फिर रिकरिंग नेचर के होते हैं। रिकरिंग नेचर के होते हैं। जैसे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो गवर्नमेंट आपको सैलरी देगी। सैलरी एक बार देगी कि बार बार देगी? मैम बार बार देगी। तो हमारा कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया? ये सैलरी है ना। रेवेन्यू। कोई गवर्नमेंट बैंक है, उसने कोई जगह ले रखी है रेंट पे, अब वो रेंट बार बार देगी कि एक बार दे देगी? मैम बार बार ही देगी। तो ये क्या हो गया? रेंट। तो जो कोई भी ऐसा खर्चा जो हमें बार बार करना पड़ रहा है उसे हम रिकरिंग नेचर का कहते हैं, उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। आती है इतनी बात समझ में? आती है भूमि इतनी बात समझ में? ये ऑनलाइन वाले बच्चों का बड़ा वो
होता है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है, हाँ नहीं कुछ नहीं। समझ में आ रही है बात? उसके बाद आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये होता है लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए जो खर्चा कर रहे हैं। जैसे कोई गवर्नमेंट ने लैंड खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, है ना, या मेट्रो बन रही है आगरा में, बार बार बनेगी कि एक बार बन जाएगी? बार बार तो नहीं बनाएंगे, हर साल तो नहीं बनाएंगे मेट्रो, एक बार बन रही है। कोई भी ऐसा खर्चा जो एक बार किया जा रहा हो, इन्वेस्टमेंट एक बार ही तो करेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इतनी बात समझ में आती है? यस मैम। पक्का इतनी बात समझ में आती है? कोई डाउट तो नहीं है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को इफेक्ट नहीं करता, नॉट इफेक्ट। Asset and liabilities are not affected with the revenue expenditure. Why? मैम बिकॉज इसमें ना हमें कुछ खरीदना है और मैम बट लाइबिलिटीज तो हम पे कर रहे हैं ना अपनी, अगर सैलरी पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा होगा। हाँ जी। वो हमारे लाइबिलिटीज में आता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में आता है? मैम वो प्रॉफिट एंड लॉस में। लाइबिलिटी और एसेट हमारी इफेक्ट नहीं होती है, बट एक्सपेंडिचर में हमारी लायबिलिटी इफेक्ट होती है। सेम विद एसेट्स भी बढ़ता है। तो इंक्रीज इन एसेट्स कह सकती हूँ मैं, क्योंकि अगर मान लो मेट्रो बड़ी बिल्डिंग खरीदी तो इंक्रीज इन एसेट्स कह सकती हूँ मैं। यस मैम। इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज। यस मैम। इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी या डिक्रीज इन एसेट्स भी हो सकता है। यस मैम। डिक्रीज इन एसेट्स भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? मैम डिक्रीज इन एसेट्स नहीं हो सकता, मेरे हाँ में हाँ मिलाने से नहीं होगा। मैम क्यों गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टीज नहीं बेचती? बेच देगी। हाँ जी। अगर बेच देगी तो कैपिटल रिसीव्स होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा? रिसीप्ट्स होगा। डिक्रीज इन लायबिलिटी हो जाएगा। अगर इंक्रीज इन एसेट्स हो रहा है तो डिक्रीज इन लायबिलिटी हो जाएगा, है ना? ऐसा नहीं है कि उधर मैम ने बोला है तो वो सही बोल रही है, मैम चेक भी तो कर सकती है कि मैम चेक नहीं करेंगी कुछ भी। इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी हो सकता है। इतनी बात समझ में आती है? यस मैम। पक्का बनाना चाहते हो? यस मैम। जल्दी बनाओ। समझ में आता है एक्सपेंडिचर वाला पार्ट? यस मैम। पक्का? रिसीप्ट्स पे आ जाए? यस मैम। जब कर दूं ये? हाँ जी। चलो उसके बाद है रेवेन्यू रिसीट्स। रिसीट्स का मतलब ही क्या होता है? मैम पैसा मिलना, आना, मिलना, राइट। पैसा अगर मेरे पास आ रहा है दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट्स। तो हम इसे पैसा आना कह सकते हैं। दो तरह से आ सकता है, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट्स के फॉर्म में आ सकता है। अब रेवेन्यू रिसीट कैसे होता है? अभी मैंने बात करी थी रेवेन्यू बार बार होता है। सपोज मैम टैक्सेस। टैक्सेस, वेरी गुड केविन। एग्जांपल ही दे रही थी कि आपने कोई चीज खरीदी, उस पे जीएसटी पे करी, आपने टैक्स पे करा, वो हम बार बार पे करते हैं। सिग्नल तोड़ा बाइक से खोले जाते हुए, है ना, तो फाइन भरते हो। फाइन इज अ रेवेन्यू, अगर जितनी बार तोड़ोगे उतनी बार भरना पड़ेगा। ठीक। फीस, कोई रजिस्ट्रेशन कराना है उसके लिए तुम्हें फीस देनी पड़ती है गवर्नमेंट को, दैट इज जितनी बार रजिस्ट्रेशन कराओगे उतनी बार तुम्हें फीस देनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हमारी क्या हो गई? रिकरिंग रिसीप्ट या रेवेन्यू रिसीप्ट। जो भी चीज हम बार बार कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। इससे ज्यादा सिंपल बात में तो नहीं बता सकता कोई भी कि रेवेन्यू मतलब बार बार होने वाली चीज। आती है बात समझ में? यस मैम। कैपिटल रिसीट्स कौन सी होंगी?
अगर गवर्नमेंट कोई अपनी एसेट बेच दे, कोई अपनी एसेट बेच दे, तो उससे जो पैसा आएगा वो मेरा कैपिटल रिसीट्स होगा, क्योंकि बार बार तो एसेट नहीं बेचेगी। यस मैम। बार बार बेचेगी? नहीं बेचेगी। अगर वो बार बार नहीं बेच रही है तो एसेट ऑफ सेल क्या होगा मेरा? कैपिटल रिसीट्स। उसके बाद रिकवरी ऑफ लोन। यस मैम। रिकवरी ऑफ लोन। अगर लोन मैंने किसी को दिया है और रिकवर करा तो एक ही बार में रिकवर करूंगी कि बार बार रिकवर करती रहूंगी? गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया, स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो वो एक ही बार तो रिकवर करेगा, बार बार तो नहीं करेगा। तो रिकवरी ऑफ लोन इज कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स हुआ हमारा। यस मैम। आती है इतनी बात समझ में? यस तो मैम। हमेशा ये कह सकते हैं इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी, और हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं एसेट, तो डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट कह सकते हैं। ये इतनी बात में कोई दिक्कत आती है? ये बात समझ में? जो चीज बार बार मुझे मिल रही है दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट, जो मुझे एक बार मिलेगी कभी दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसीट्स। इतनी बात समझ में आती है? यस मैम। अब दो टर्म होते हैं, इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है हमारा? मैम इन्वेस्टमेंट सपोज मैम अगर कोई शेयर खरीद लिया है ना, कोई शेयर खरीदे और ये वहाँ पे शेयर बेच लिए, तो इन्वेस्टमेंट मेरा किस में आएगा? मैम इन्वेस्टमेंट आएगा आपका पैसा लगाना, और डिसइन्वेस्टमेंट वो जो इन्वेस्टमेंट आपने पैसा लगाया था उसको रीसेल कर देना और उससे पैसा। तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। यस मैम। और ये कैपिटल रिसीप्ट्स हो जाएगा। आती है इतनी बात समझ में? यस मैम। ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया है ना, क्योंकि मैंने शेयर खरीदे थे, पैसा गया। पैसा जब मैंने उसे बेचा तो मेरे पास पैसा आया। तो कैपिटल रिसीव। लेकिन जब तक शेयर थे तब तक ही तो बेचूंगी, बार बार तो नहीं बेच सकती, इसलिए ये कैपिटल नेचर का हो गया। आती है ये पूरी बात समझ में? बनाओ, रख कर दूं ये? यस मैम। चलो अब मैं यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स लिख रही हूँ, उसके आंसर तुम लोग मुझे दोगे, मैं नहीं दूंगी, तुम लोग मुझे दोगे, उसके बाद पता चलेगा कितना समझ में आया है, क्योंकि ये भी तो मुझे पता चलना चाहिए ना कि समझ में आया भी है कि नहीं आया है। लोन फ्रॉम RBI क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल रेवेन्यू है, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू रिसीट्स है। मैम ये हम तो ले नहीं सकते। पूरी बात गवर्नमेंट के साथ थोड़ी मैं चाटा मार दूंगी। मैम हम मतलब मैम हम लोन नहीं ले सकते ना मैम, प्राइवेट वो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट तो ले सकती है। गवर्नमेंट में कौन से बैंक लेगा? मोदी जी ने लोन लिया है RBI से। मोदी जी के लिए? मोदी जी कैपिटल रिसीट्स है। वेरी गुड भूमि। गवर्नमेंट तो ले सकती है ऐसे लोन, हाँ। मैं ही तो नहीं ले सकती। कैपिटल रिसीट्स है, पैसा आया है और लायबिलिटी बढ़ी है। पैसा आएगा तो हमारा कैपिटल रिसीट्स होगा। क्या लिखा था? लोन टू सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? मैम ये होगा आपका वो एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पैसा जाएगा, गया है, दिया है तो गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिकवरी ऑफ लोन मैम ये कैपिटल रिसिप्ट्स। ये तो अब अच्छे से याद हो गई होगा, अभी इस पे इतना डिस्कशन किया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिकवरी ऑफ लोन दैट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। नो, कैपिटल रिसिप्ट्स अभी लिखवाया था। हाँ बेटा अगर हेडिंग ही गलत है तो बाकी तो क्या ही सही होगा ना। मतलब जो चीज अभी भी बताई है उसमें तुम कह रहे हो हेडिंग गलत लिखी, हमने हेडिंग गलत लिखी तो फिर मेरी तो गलती वैसे भी नहीं है। अब दो वर्ड है, रिकवरी और रीपेमेंट। रीपेमेंट
रीपेमेंट ऑफ लोन। मैम ये होगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, वेरी गुड। इसका मतलब ये चैप्टर समझ में आ रहा है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लोन। मैम ये भी ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है ये? मैम सेम ऊपर की तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वेरी गुड। रिसीव्ड ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। रिसीव्ड ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। मैम रेवेन्यू रिसीव्ड किया है, यहाँ पे वर्ड ही ये है। मैम एक चीज पूछ रही थी, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, तो मैम लोन का इंटरेस्ट तो आप अगर मैंने तुमसे 10,000 लोन लिया तो इंटरेस्ट तो मैं बार बार दूंगी ना, मंथली लगता है। यस मैम। रिसीव्ड ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज रेवेन्यू रिसीप्ट्स। आज पढ़ लो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये वाली चीजें अगर याद नहीं रह पा रही हैं, तुम हेडिंग गलत डाल रही हो तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। सॉरी टू से, अगर नहीं पढ़ोगे तो पेपर क्लियर नहीं होता है। सीधा रास्ता एक ही है पेपर क्लियर करने का, जो समझाया जाए उसे यहीं पे दिमाग में सेट कर दो। लिखना है ये बात समझ में आती है? लिखना है किसी को? नहीं लिखना? वेरी गुड, लिख लो जैसे लिखना है। चलो, बजट दो तरीके का होता है। हमें ये तो पता चल गया बजट में दो चीजें होंगी, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर होता है ना। अब बजट दो तरीके का होता है, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। अब क्या करें इसका हम? तो यही है, क्या करें हम? रेवेन्यू बजट में क्या जाएगा? मैम शॉर्ट टर्म बजट्स। रेवेन्यू बजट में दो चीजें जाएंगी, दो ही चीजें जाएंगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट्स। एज सिंपल एज दिस। कैपिटल में क्या जाएगा? कैपिटल में भी दो ही चीजें जाएंगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट्स। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत सिंपल है ये तो। अब रेवेन्यू रिसीट्स मान लो, रेवेन्यू रिसीट्स हुए हैं मुझे, मान लो 2000, मेरी रिसीट्स हैं 2000, ठीक। मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है मान लो 1500 का, तो 500 रुपए का क्या हुआ मुझे? प्रॉफिट लॉस हुआ। मेरी रिसीट्स है 2000 और एक्सपेंडिचर है 1500, हम प्रॉफिट हुआ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम प्रॉफिट नहीं कहेंगे, हम कहेंगे रेवेन्यू सरप्लस। क्या कहेंगे हम? रेवेन्यू सरप्लस। आपके ये बात समझ में? यस मैम। अब मान लो रेवेन्यू रिसीट्स हुए हैं मेरे 1500 के और एक्सपेंसेस हुए हैं 2000 के। अब 500 का क्या हुआ मुझे? लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? मैम लॉस हुआ, लेकिन हम इसको लॉस नहीं बोलेंगे। वेरी गुड, लॉस हुआ लेकिन हम इसे लॉस नहीं बोलेंगे। क्या लेंगे? मैम रेवेन्यू डेफिशिएट। हाँ, रेवेन्यू डेफिशिएट। इतनी बात समझ में आती है? पूरी बात समझ में आती है इतनी? उसके एक टर्म तो ये हो गया। अगर ये दोनों इक्वल हैं, मतलब रेवेन्यू रिसीट्स इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो क्या होगा? इसे हम कहेंगे बैलेंस। बेटा रेवेन्यू बजट तो चल ही रहा है ना, बैलेंस बजट क्या कहेंगे हम? बैलेंस बजट। दोनों इक्वल है तो क्या कहेंगे हम? बैलेंस। इतनी पूरी बात समझ में आती है? कोई डाउट है इसमें तो पूछो मेरे से। नो मैम। अब आता है टोटल रिसीट्स। टोटल रिसीट मान लो मेरी 10,000 की है,
रिसीट्स, टोटल रिसीट्स में हमारा रेवेन्यू रिसीट्स भी आएगा और कैपिटल भी आएगा। याद रखना इस बात को। Yes, और टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर है मेरे 8000 के। टोटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आएंगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आएंगे। तो ये 2000 क्या है मेरे, प्रॉफिट है कि लॉस है? मैम प्रॉफिट है, सरप्लस है। सरप्लस है या प्रॉफिट है कि लॉस है? मैम प्रॉफिट। प्रॉफिट है, ठीक है। प्रॉफिट है तो सरप्लस ही है। Yes, इसे हम कहेंगे पीसीएल सरप्लस। क्या कहेंगे? पीसीएल सरप्लस। अब मान लो ये 8000 है और ये 10000 है, तो 2000 मेरा क्या होगा? पीसीएल डेफिसिट। पीसीएल है। तो जब भी हम, आपको देखा होगा कि हम लॉस में हैं, तो हम पीसीएल लॉस है तो हम क्या कहते हैं? 5% ऑफ लॉस ऑन दी जीडीपी। जब भी हम लॉस की बात करते हैं तो हम पीसीएल डेफिशिएंट की बात कर रहे होते हैं या जीडीपी के फॉर्म में बात कर रहे होते हैं। इसकी बात समझ में आती है? पूरा नोट करना है, करो जल्दी। अब जो मैं बताने वाली हूँ वो मैंने सबको नोट्स में दिया हुआ है, कुछ बहुत एक्स्ट्रा नहीं बता रही हूँ। बजट को हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। ये मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तभी बताया था। Yes, ठीक, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बजट किस में बनाया गया है? आर्टिकल में बनाया जाता है। गिवन इन आर्टिकल 112 है कि 12 है? 112 आपके नोट्स में दे रखा है, बताने नहीं, नोट्स में दे रखा है। कहाँ दिया जाता है? गिवन बाय गवर्नमेंट, गिवन बाय द गवर्नमेंट टू बी प्रेजेंट टू दी पार्लियामेंट, प्रेजेंट टू बी पार्लियामेंट। प्रेजेंट कौन करता है? प्रेजेंट कौन करता है हमारा बजट? फाइनेंस मिनिस्टर। कौन है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर? फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? जल्दी बोलो। वेरी गुड, निर्मला सीतारमण जी। फाइनेंस मिनिस्टर हमें प्रेजेंट करता है ना। बनाता कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बनाता कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस बनाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाता है। ठीक, इसमें होता क्या है? होता क्या है इस बजट में? एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और रिसीट्स फॉर दी एवरी फाइनेंशियल ईयर, है ना। कितने पेजेस का होता है? 10 पेजेस का होता है। 10 पेजेस का डॉक्यूमेंट होता है ये। इन 10 पेजेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में। इन 3 पेज बातों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है 10 पेजेस में। सबसे पहले कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड को हम लॉकर रूम भी बोल सकते हैं या हिंदी में तिजोरी भी बोल सकते हैं। कैसे? ये अभी हम जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसे लॉकर रूम या तिजोरी भी बोल सकते हैं। कंटीजेंसी फंड, कंटीजेंसी फंड ये हमारा इमरजेंसी फंड होता है। जब जरूरत पड़ेगी तभी इसे यूज किया जाएगा। पहले ये कितना था? 500 करोड़ था। आफ्टर कोविड ये 30,000 करोड़ हो गया। गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि भैया इमरजेंसी बहुत ज्यादा हो सकती है, कभी भी बढ़ सकती है, तो ये 30,000 करोड़ तक हो गया। उसके बाद है हमारा लास्ट पब्लिक अकाउंट। इसके तो नाम से ही समझ में आ रहा है ये पब्लिक के लिए है। हमें अब पढ़ना है ये तीनों का पार्ट। इसे हम बोल सकते हैं लॉकर रूम या तिजोरी, ये हमारा इमरजेंसी फंड है, और पब्लिक अकाउंट जो लोगों के लिए अकाउंट बनाया जाता है। आज के लिए सभा समाप्त करते हैं, बाकी ये तीनों पार्ट हम कल पढ़ेंगे।